अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। गलती से जीत गए मोदी, गलती से जीत गए। अब कैसा जीते? मैं तो नहीं था वहां पर, वरना बोलते बी टीम बी टीम। ओवैसी के डीएनए ही भारत के लिए खतरा है। जरा समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। मोदी को अगर हराना है ना, तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। चार दिन पहले आए नतीजों के बाद हरियाणा में बीजेपी जहां लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, वहीं आकंठ निराशा में डूबी कांग्रेस मातम की मुद्रा में है। लेकिन इन सबसे अलग हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी अलग ही स्वैग दिखा रहे हैं और कांग्रेस को चिढ़ा रहे हैं। जी हां, ओवैसी पीएम मोदी को हराने का ऐसा फॉर्मूला ढूंढ कर लाए हैं जिसे सुनकर ही कांग्रेस आग बबूला है। तेलंगाना की एक रैली में सबसे तीखा तंज कसते हुए ओवैसी ने कांग्रेस के हाथों हुए अपने अगले पिछले सभी अपमानों का बदला ले लिया। गलती से जीत गए मोदी, गलती से जीत गए। अब कैसा जीते? मैं तो नहीं था वहां पर, वरना बोलते बी टीम बी टीम। इन्हों गए तो ऐसा हुआ, इन्हों गए तो ऐसा करे। मेरे को बहुत से लोग बोले, मैं बोला बैठो यहाँ, थोड़ा बैठ के तमाशा देखेंगे अपन भी। ये झम्मक झक्का जो कर रहे ना, देखेंगे क्या होता। हार गए नो वहां पे। अब किसकी वजह से हारे बोलो आप? अब समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को, हारने वालों को। अरे शेरवानी तो नहीं आई आप, सर पे टोपी दाढ़ी वाला नहीं आया भड़काऊ भाषण देने। हम कैसा हार गए? असल में कांग्रेस हमेशा एआईएमआईएम पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती आई है, लेकिन हरियाणा में ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार न उतरने के बावजूद जिस तरह से उसे शिकस्त मिली, उसने ओवैसी को बोलने का पूरा मौका दे दिया और लगे हाथ ओवैसी ने कांग्रेस को वो फॉर्मूला बता दिया जिससे बीजेपी को हराया जा सके। वो फॉर्मूला क्या है और क्या ओवैसी का फॉर्मूला जमीन पर कभी उतर भी पाएगा? इस पर आगे बात करेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे हैदराबादी भाईजान एक बार फिर फिलिस्तीन के बहाने फियर पॉलिटिक्स को हवा दे रहे हैं। और हम हमारे वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, आज लेबनान में यूनाइटेड नेशन की फौज पर इजराइल ने हमला किया। यूनाइटेड नेशन की फौज के लोग जख्मी हुए। तो बताओ वजीर आजम मोदी, ये जो 40,000 गज्जा में मर गए, आप नहीं बोलेंगे बेंजामिन नेतन्याहू को? लेबनान में कत्ल और गारतगिरी हो रही है, आप नहीं बोलेंगे? और क्यों हथियार दे रहा भारत इजराइल को? असदुद्दीन ओवैसी, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का गद्दार नहीं हूं। मैं गुनाहों में डूबा हुआ शख्स हूं, मगर आका के दर का कुत्ता हूं। इसलिए तुमसे आकर कह रहा हूं कि कुछ करो। ये मुसलमान है, कुछ भी होगा, मगर जहां पर बात आएगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की, वो सब भूल जाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी सफों में इत्तेहाद को पैदा करो। शायद ही ऐसा ही कोई मौका हो जब ओवैसी के बयान पर विवाद न खड़ा होता हो। तेलंगाना के विकाराबाद में ओवैसी ने हवाला फिलिस्तीन का दिया और मुस्लिमों से एकजुट होने की अपील की। ऐसे में सवाल यही है, क्या एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी फिलिस्तीन के बहाने मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की सियासत का अभी तक आधार यही रहा है। ओवैसी मुसलमानों को भड़काने में अक्सर लक्ष्मण रेखा लांघ जाते हैं। कभी देश को मोदी से खतरा बताते हैं तो कभी पूरी कौम को डराते हैं।
मस्जिद और दरगाह छिन जाने के गीत गाते हैं, मुस्लिमों को बरगलाते हैं। ओवैसी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि देश को मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत से खतरा है, जिसका जवाब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने अपने ही अंदाज में दिया है। ओवैसी के डीएनए ही भारत के लिए खतरा है। मोहन भागवत जी ने जो बात कहा वो 200% सही कहा। देश का लोकतंत्र ओवैसी तभी तक सुरक्षित है जब तक यहाँ पर सनातनियों का बहुमत है। जिस दिन सनातनियों का बहुमत खत्म होगा, ओवैसी की मंसूबा पूरा होगा। दरअसल ओवैसी को लगता है कि फियर पॉलिटिक्स के जरिए उनका वोट बैंक बढ़ेगा, इसीलिए वो हर मुद्दे को मजहबी रंग देते हुए नजर आते हैं। अतिक्रमण हटाने के मुद्दे को धार्मिक एंगल देते हैं, मुसलमानों को दरगाहें और मस्जिदें तोड़ने का डर दिखाते हैं। मुद्दा चाहे यूपी में बुलडोजर चलाने का हो, वक्फ पर लगाम लगाने का हो, यूसीसी का हो, जाति जनगणना का हो, ओवैसी को हर चीज में धार्मिक एंगल नजर आता है। हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से, तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया। अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी को मैं कहता हूं कि बड़े सुंदर दिखते हैं, बड़ी अच्छी भाषा उनकी है, इतनी अच्छी भाषा है कि देश में नफरत ही फैलाते हैं। जिन्ना की तरह इनका मन काला है। ये भारत को तोड़ना चाहते हैं, इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी बातें को रखते हैं। जितनी बातें करना है। हेट स्पीच ओवैसी की राजनीति का बेस है, हालांकि इससे उन्हें अभी तक कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। मुसलमानों ने ही उनकी भड़काऊ आइडियोलॉजी को नकार दिया है और इसीलिए अब ओवैसी वो फॉर्मूला लेकर आए हैं जिससे मोदी को शिकस्त दी जा सकेगी, और वो फॉर्मूला है बंटोगे तो मिटोगे। ये वही जाना सुना फॉर्मूला है जिसे हरियाणा के चुनाव में सबसे पहले योगी ने दिया और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फॉर्मूले पर मुहर लगाकर हिंदुओं के वोटों के बिखराव को रोकने में काफी हद तक कामयाबी पाई। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअगाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। बटोगे तो मिटोगे फॉर्मूले को अब ओवैसी ने भी दोहराया है। अंतर बस यही है कि अभी तक वो ये बातें मुस्लिमों से अपनी तकरीरों में कहते आए थे और अब कांग्रेस समेत उन तमाम दलों को बंटने से होने वाले नुकसान का डर दिखा रहे हैं जो सियासत में उन्हें अछूत समझते हैं। हरियाणा हार के बाद ओवैसी ने कांग्रेस को बटेंगे तो मिटेंगे वाला संदेश ही दिया है। ओवैसी ने कहा है कि अब भी वक्त है, उन्हें अछूत समझना बंद करो, एक हो जाओ, मिलकर लड़ो, नहीं तो मोदी को कभी भी हरा नहीं पाओगे। सवाल यही है कि कांग्रेस ओवैसी की इस नसीहत पर कितना अमल करेगी। मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, पुरानी पार्टी से जरा समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। मोदी को अगर हराना है ना तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुमको साथ लेकर चलना पड़ेगा। Sir, Mr. Owaisi from AIM has said that Congress cannot do it alone. He is pushing for his inclusion. Let's ask him what's his vote share across the country, and then he should comment on, and then he should start comparing. And if he's very interested, he should go and fight against Trump and Kamala Harris also.
कांग्रेस को ओवैसी की एकजुट हो जाने की इस खास सलाह का एक मकसद भी है। असल में ओवैसी साल 2022 से लगातार नाकामियों का बोझ सिर पर लिए घूम रहे हैं। वो मुस्लिम तो करते हैं, भड़काऊ भाषण तो देते हैं, लेकिन मुस्लिम वोट ही नहीं जुटा पाते। यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में पूरा जोर लगाने के बावजूद वो कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। बीते लोकसभा चुनाव में भी उन्हें आधे फीसदी से भी कम वोट मिले। ऐसे में अब महाराष्ट्र का चुनाव है जो हैदराबादी भाईजान के लिए करो या मरो की तरह है। ओवैसी महाविकास अघाड़ी में शामिल होने के लिए पहले ही एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें किसी भी दल ने घास नहीं डाली है। महाराष्ट्र में हमने कहा, इम्तियाज जलील ने खत लिख कर दिया कि आओ हम बात करने तैयार हैं, आप बात करिए। हम भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में दोबारा शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की हुकूमत बने। हम नहीं चाहते, मगर आप बातचीत करो, करे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो मुझे भी तो अपनी पार्टी चलाना है ना। मेरे 2 एमएलए हैं, मालेगांव में मुफ्ती इस्माइल साहब, धूरिया में फारूक शाह हैं, इम्तियाज जलील 3,20,000 के ऊपर वोट हासिल किए। औरंगाबाद में मेरे 26 कारपोरेटर थे, नांदेड़ में है, शोलापुर में हमने फारूक को अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए भी आप दुआ करिए। ओवैसी बटोगे तो मिटोगे का डर विपक्षी दलों को जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन ओवैसी को विपक्षी दल कितनी गंभीरता से ले रहे हैं उसे इसी बात से समझिए कि भड़की कांग्रेस ने उनके फॉर्मूले को सिरे से नकार दिया है। हालांकि ओवैसी के बयान ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमलावर होने का मौका दे दिया है। तो ओवैसी साहब अपनी ए टीम कांग्रेस को न्योता दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आप अलग अलग लड़ते हैं तो हमारा एक ही तो वोट बैंक है। वो एक वोट बैंक जो है वो अलग अलग हो जाता है, फिर हम लोगों को नुकसान होता है। तो आओ सब एक हो जाए और एक होकर हम लोग लड़े। ये वो नोट उनको इनविटेशन दे रहे हैं, वो तो अपना प्रपोजल भेज रहे हैं, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी की पार्टी ने अभी एमआईएम के केस को खत्म किया कर्नाटका में। एमआईएम के दंगाइयों को बचाने का काम कांग्रेस ने कर्नाटका में किया है और तुरंत ये फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट ओवैसी की आ गई है। तो इसका मतलब साफ है कि दोनों तरफ से अब इस रिश्ते को पक्का करने के लिए एक एक कदम बढ़ा दिया गया है। हरियाणा के नतीजों ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। ओवैसी भले ही मोदी को हराने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट हो जाने का फॉर्मूला दे रहे हों, लेकिन सच ये है कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद इंडी अलायंस में मतभेद बढ़े ही हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे तो यूपी में अखिलेश यादव अपने पॉलिटिकल गियर बदल चुके हैं। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उसे देखकर यही लगता है कि इंडी अलायंस के दल एकला चलो के रास्ते पर हैं। अखिलेश यादव की बात करें तो यूपी उपचुनाव के लिए अखिलेश ने 6 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस उनमें से 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। अब अखिलेश यादव की नजर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर है। खबरों के मुताबिक अखिलेश यादव इसी हफ्ते महाराष्ट्र के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वो पहले मालेगांव और फिर धुले जा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही सीटों पर ओवैसी के विधायक हैं। जाहिर है अखिलेश यादव एक बड़ा संदेश देने की तैयारी में हैं, जो ओवैसी के लिए भी है और महाविकास अघाड़ी के लिए भी है। ऐसे में ओवैसी को यह समझना चाहिए कि इंडी अलायंस में इतने मतभेद पहले से हैं, तो फिर गठबंधन में शामिल होने का उनका चांस कितना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। शाम के 7 बज रहे हैं। खबरों में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। रथमाला और भाला, सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में 10 में से 10 सीट को कैसे